और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीशोसन एवं अनऑक्सीशोसन में अंतर की। जी हाँ दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, या और शुद्ध हिंदी में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कहते हैं। दोस्तों इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट मालूम रहता है तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो इससे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों जब हम लोग ऑक्सीशोसन और अनऑक्सीशोसन में अंतर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि सर अनऑक्सीशोसन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो मेरे मित्र, अनऑक्सीशोसन को हम लोग अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, जिसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है इंग्लिश में, और ऑक्सीशोसन को हम लोग वायवीय श्वसन भी कहते हैं, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है इंग्लिश में। दोस्तों इस दोनों में अंतर को देखने से पहले हमको ये समझना होगा कि सर वास्तव में श्वसन क्या होता है। दोस्तों श्वसन, जब आप श्वसन की बात करते हो तो सिंपल वे में कहेंगे कि श्वसन जो है आपके जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। अब ये जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो पोषण की प्रक्रिया होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, या फिर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, या परिवहन की प्रक्रिया होती है, ये सारे चीज़ हम लोगों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इसको जैव प्रक्रम कहते हैं। और श्वसन भी क्या है, आपका जैव प्रक्रम है। जब आप श्वसन के एक्चुअल मीनिंग की बात करते हो तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि सर श्वसन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, पाचन की प्रक्रिया के बाद वो सारे पचे हुए भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर के ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं सर, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और ये ऊर्जा का जो रूप होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो सर एटीपी के फॉर्म में होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो अब आपसे अगर कभी कोई श्वसन पूछे तो क्या कहेंगे, तो सिंपल वे में कहेंगे कि श्वसन पचे हुए भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यूँ तो दोस्तों श्वसन की जब प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में तो वो 3 चरण में पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरा होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, मतलब गैसों का जो आदान प्रदान होता है। और तीसरा होता है आपका इंटरनल रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग आंतरिक श्वसन कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके आंतरिक श्वसन का ही एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन एक हिस्सा है। और जो आप इंटरनल रिस्पायरेशन की बात करते हो तो वहाँ पे हम लोग इस दोनों चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ आखिर है क्या, अनऑक्सीशोसन क्या है, तो सिंपल याद रखेंगे कि ये जो आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। सर ये क्या होता है कि आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जबकि आपका जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, बाकी के सारे चीज़ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या ध्यान में रखना है सर कि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। पहला चीज़ तो आपका एक पॉइंट पहले ही क्लियर हो जाता है कि जो आपका अवायवीय श्वसन होते हैं वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जबकि आपका जो ऑक्सीशोसन है, जो वायवीय श्वसन है, वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। जनरली अभी आपको मैंने क्या बताया कि अनऑक्सीशोसन और ऑक्सीशोसन दोनों ही इंटरनल रिस्पायरेशन के टाइप हैं या इंटरनल रिस्पायरेशन के आंतरिक श्वसन के भाग हैं, जिसका जाहिर सा मतलब है कि ये हमारे बॉडी के सेल और टिश्यू के अंदर होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन है, अनऑक्सीशोसन है, यह क्या होता है कि सेल के कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाता है, सेल के कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाता है। और मेरे मित्र, कोशिका द्रव को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ये कोशिका द्रव क्या है, ये कोशिका द्रव सेल के अंदर पाई जाने
वाली एक चिपचिपा सा पदार्थ है जिसमें बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, तो मेरे मित्र आप जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, इन सब चीज़ों की बात करते हो वो सारे आपके कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कहाँ उपस्थित होते हैं सेल में, तो सर कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। तो आपका जो अनॉक्सिसोसन है, एनारोबिक रिस्पायरेशन है, यह सेल के किस में होता है, तो सर साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव में संपन्न होता है। और ध्यान में रखेंगे कि आपका जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये भी 2 चरण में 2 स्टेप में संपन्न होती है, और इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहाँ पे होता है संपन्न, तो सर कोशिका द्रव में, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो कहाँ पे होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑक्सीसोसन का फर्स्ट स्टेप कोशिका द्रव में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, और सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ध्यान रखिएगा कि कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कोशिका द्रव सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, ये जेली लाइक एक फ्लूइड है। तो अब आप यहाँ पे क्या कहते हो सर, इस माइटोकॉन्ड्रिया से आपको एक बात और याद आ रही होगी कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ऊर्जा गृह बोला जाता है, किसका, कोशिका का। सर क्यों बोलते हैं ऊर्जा गृह, क्यों, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीसोसन की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे अब बिगर अमाउंट में, मतलब एक बड़ा सा अमाउंट में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है सर, ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए आप लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट जब हम लोग आगे की बात करते हैं, एक्चुअली जब हम लोग फूड को अपने अंदर लेते हैं पाचन की प्रक्रिया के लिए, तो वो भोजन मेरा क्या होता है कि जो खाना हम लोग खा रहे होते हैं वो जटिल रूप में होता है, और जैसे ही उस पे हमारे बॉडी के एंजाइम्स अपना प्रोसेस करते हैं, वो सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं जो जटिल रूप में हैं वो सारे सिंपल फूड में हो जाते हैं। मतलब क्या कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ऊर्जा का उत्पादन करता है। मेरे मित्र ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है अनऑक्सीसोसन में। जो आपका ग्लूकोज है, जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है, जो ग्लूकोज के रूप में आपके बॉडी में रह जा रहा है, उसका इसी थोड़ा सा ऑक्सीकरण के चलते ये आपका जो ग्लूकोज है ये पायरुवेट या फिर आपका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और जैसे ही लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ है, आंशिक ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब थोड़ा सा ऑक्सीकरण हुआ है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब कोई एथलीट या खुद आप ही बहुत तेज दौड़ करके आते हैं तो आपके मसल्स में क्या होता है कि क्रैम्प करना, दर्द होना शुरू हो जाता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपके बॉडी को जब आप दौड़ रहे होते हैं तो उस समय आपके बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या मसल्स एरिया में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जितना सफिशिएंट अमाउंट में उस वक्त आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके चलते क्या होता है कि आपके मसल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं या मसल्स में जो होता है लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के फॉर्मेशन के चलते आपको पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर आप आर्मी डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और दौड़ लगा रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दौड़ने के बाद आप अपने पैर को या फिर जहां भी आपको दर्द करे वहां पे गर्म पानी से सेकिए, वो आपका दर्द आसानी से दूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ऑक्सीसोसन में, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपका जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इस पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत इसमें आपका 38 एटीपी मतलब क्या कि 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का उत्पादन होता है। और एक सबसे अहम बात ध्यान में रखिएगा कि पूर्ण ऑक्सीकरण में आपका CO2 और जल का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो ये प्रक्रिया ऑक्सीसोसन में होती है। मतलब आप सीधे तौर पे क्या कह सकते हैं सर कि जब ऑक्सीसोसन की वायवीय शोषण की प्रक्रिया हो रही होती है तो उसमें आपके ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि चलो सर ठीक है, आपने बोला कि ऑक्सीसोसन और अनऑक्सीसोसन में ये अंतर होगा। जो आपका अनऑक्सीसोसन है इसमें जो प्रक्रियाएं हो रही है वो सारे ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण भी हो रहा है। मेरे मित्र यहाँ पे आंशिक हो रहा है, पार्शियल रूप से, मतलब थोड़ा सा,
लेकिन जब आप कहते हो कि सर अगर यहाँ भी अगर ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन के रूप में ऊर्जा का उत्पादन तो होता होगा, तो 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना अणु एटीपी का फॉर्मेशन होगा, दैट्स आर अ मेन पॉइंट। तो ध्यान में रखेंगे कि एनारोबिक रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में 1 ग्राम ग्लूकोज से 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होता है। कितने एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो सर 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होता है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि आपका जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना कैलोरी मिलता है? तो सर 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अब आगे चलते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन की जब बात करते हैं कि सर इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीडेशन से कितना ऊर्जा निकलेगा, तो आप कहेंगे सर 38 एटीपी, 38 एटीपी। और ध्यान में रखेंगे कि सर आपका जो वायवीय शोषण है इसमें अगर आपसे किलो कैलोरी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन पूछा जाए तो आप कहेंगे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये आपका एक मेन कंसेप्ट हो जाता है किसके बारे में? अनॉक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण के बारे में। ध्यान रखेंगे इसमें कि एनारोबिक रिस्पिरेशन, अनॉक्सी शोषण आपका जिसको अवायवीय शोषण बोलते हैं, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन आपका ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। आपका जो अनॉक्सी शोषण है, एनारोबिक रिस्पिरेशन है, ये सेल के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में संपन्न हो जाती है, जबकि आपका ऑक्सी शोषण, एरोबिक रिस्पिरेशन 2 चरण में कंप्लीट होती है। पहला चरण कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में। और दूसरा चरण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई वी आर कॉल दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके सेल का पावर हाउस कहलाता है। नेक्स्ट, आप हमेशा एक चीज का ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही आपसे वायवीय शोषण की बात करेगा, ऑक्सी शोषण की बात करेगा, उसमें हमेशा ग्लूकोज का क्या होगा? पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। और पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत आप कह सकते हो कि सर 1 ग्राम ग्लूकोज अणु से 38 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होगा या 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अनॉक्सी शोषण में क्या होगा सर, 1 ग्राम ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होगा, तो आप कहेंगे 2 एटीपी ऊर्जा का निष्कासन होगा। और फिर क्या कहेंगे? किलो कैलोरी में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो मेरे मित्र ये जितना मैंने लिखा है ये सारे क्वेश्चन ही है, आपसे क्वेश्चन टाइप से ही पूछे जाते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला चीज तो आपका इस दोनों के ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है या ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं होती है, इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अनॉक्सी शोषण क्या है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाली शोषण की प्रक्रिया है। और आपका जो ऑक्सी शोषण है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाली शोषण प्रक्रिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे 54 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर आपसे एटीपी में पूछ ले तो आप कहेंगे 2 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है इसी पे आपका क्वेश्चन कि ऑक्सी शोषण में, मतलब कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से कितने एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आप कहेंगे 38 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर किलो कैलोरी में पूछा जाए तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ध्यान में रखेंगे, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज का निम्नलिखित में से क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, आंशिक एवं पूर्ण ऑक्सीकरण दोनों होता है, नन ऑफ दिस। तो आपका क्या होगा कि सर अनॉक्सी शोषण में ग्लूकोज का क्या होता है कि आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अब नेक्स्ट आपसे इस पे एक और क्वेश्चन, जब यहाँ पे आंशिक आपका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सी शोषण में अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे सर हम लोग? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपका एक छोटा सा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।